आज मैं जो आपको चैप्टर समझाने जा रहा हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। तो चलिए आइए देखते हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर क्या है और किस तरीके से कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चंस हैंडल होते हैं। तो चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। तो देखिए इस कैपिटल बजटिंग से मतलब क्या है, आप देख सक रहे हैं कि इसके अंदर नाम से हमें पता लग रहा है कि कैपिटल का बजट करना। हमारे पास जो हमारी पूंजी है, हमारा जो कैपिटल है, उसका बजट करना कि हमें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना भी चाहिए या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे मान के चलिए ये कंपनी है। अब इस कंपनी में, ये पर्टिकुलर जो कंपनी है, इस कंपनी के पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करे या प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करे। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ या कंपनी का चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये डिसीजन लेना कि हमें प्रोजेक्ट ए के अंदर इन्वेस्ट करना है या प्रोजेक्ट बी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूं कि ये फाइनेंशियल एडवाइजर की या फाइनेंशियल ऑफिसर की एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए प्रोजेक्ट ए के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी अगर पैसा इन्वेस्ट करेगी तो उसका अमाउंट कोई छोटा अमाउंट नहीं होगा, एक काफी बड़ा अमाउंट होगा। जैसे मान के चलिए कि ये प्रोजेक्ट ए जो है वो है 500 करोड़ का और प्रोजेक्ट बी है वो है 400 करोड़ का। अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी अगर ये पर्टिकुलर कंपनी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है, किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग को बनवाना है, तो अगर ये बिल्डिंग कोई अपार्टमेंट्स है, कोई बिल्डिंग है कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग, तो इसको इन्वेस्ट कर रही है इस बिल्डिंग में, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर तो 500 करोड़ रुपीस खर्च होते हैं। और मान लो दूसरी लोकेशन के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट है और उस बिल्डिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने पर 400 करोड़ रुपीस खर्च हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर को डिसाइड ये करना है कि ये 500 करोड़ वाले पैसा इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा है या 400 करोड़ में पैसा इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फायदा है। तो अगर मान के चलिए मैं अभी अगर आपसे पूछूं कि अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो आप इन दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको आपके डिसीजन के ऊपर आपको कोई बेस नहीं मिलेगा किसी चीज का डिसाइड करने के लिए। आप कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि देखिए सर 500 करोड़ में ज्यादा इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है, कुछ कहेंगे 400 करोड़ यानी 400 करोड़ में इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है, लेकिन उनका कोई बेस नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन मेरा रहे कि आप दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, अगर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, विच प्रोजेक्ट इज बेटर, विच प्रोजेक्ट इज बेटर, आइदर ए और बी। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, ए प्रोजेक्ट बेटर है या बी प्रोजेक्ट बेटर है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर व्हाट इज द बेसिस, यानी किस बेसिस के ऊपर हम आपको ये बात बताएं कि प्रोजेक्ट ए ज्यादा अच्छा है या बी ज्यादा अच्छा है। तो अब मैं उस बेसिस की बात करने जा रहा हूं। जैसे मान के चलिए अगर आप प्रोजेक्ट ए के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए में अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है, यानी बीइंग अ कंपनी, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 करोड़ का है। और ये बात तो कंफर्म है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो इन नियर फ्यूचर उसमें पैसा रिटर्न होके हमें वापस मिलता है आने वाले टाइम में। आपने जीरो पीरियड यानी प्रेजेंट ईयर में, यानी आपने प्रेजेंटली इसमें इन्वेस्ट किए 500 करोड़ और आफ्टर वन ईयर आपको अगर रिटर्न में इसके पैसे इनफ्लो के रूप में वापस जो आते हैं, पैसा रिटर्न जब आपके पास आ रहा है, तो पहले साल में 100 करोड़ आया, दूसरे साल में फिर से इनफ्लो आपके पास 100 करोड़ आया, थर्ड ईयर के अंदर फिर से इनफ्लो आपका 100 करोड़ आया,
फोर्थ ईयर में भी 100 करोड़ का इनफ्लो है और फिफ्थ ईयर में भी 100 करोड़ का इनफ्लो है। तो यह 100 करोड़ का इनफ्लो हर साल चलता चला जा रहा है। और मान लीजिए अगर आप प्रोजेक्ट बी में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आप प्रोजेक्ट बी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी प्रोजेक्ट बी में वो 400 करोड़ की थी। और यहां पर एक इमेजिनरी फिगर बता रहा हूं आपको मैं कि अगर आपका इनफ्लो पहले साल में 200 करोड़ रहता है, दूसरे साल में भी 200 करोड़ रहता है, दूसरे साल में भी अगर आपका इनफ्लो 200 करोड़ रहता है, तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप ये देख पा रहे हैं कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था 500 करोड़ का, तो वो पैसा आपको प्रोजेक्ट ए के अंदर 5 ईयर के अंदर जाके रिकवर हो रहा है। और जबकि ये 400 करोड़ का पैसा आपको 2 सालों के अंदर यानी 2 इयर्स के अंदर जाके ही रिकवर हो गया। और हर जो फाइनेंशियल एडवाइजर है जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, एक आम टेंडेंसी यही है कि हम यही सोचते हैं कि जो भी पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जितना जल्दी पैसा रिकवर हमारा हो जाए ताकि हम रिस्क लेस हो जाएं। तो यहाँ 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आप 5 ईयर में जाकर रिस्क लेस हो रहे हैं, यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी है वो 5 ईयर में जाकर हो रही है, और यहां पर अगर आपको ये लगता है कि वो रिकवरी 2 इयर्स के अंदर ही हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ये होगा कि प्रोजेक्ट बी इज बेटर। तो आप इसका आंसर मुझे क्या बोलेंगे? सर, प्रोजेक्ट बी इज बेटर because recovery of investment in project B, because recovery of investment in the project B is less than project A। आपने ये देखा कि प्रोजेक्ट बी की रिकवरी कम है और तो वो प्रोजेक्ट आपका ज्यादा बेटर है प्रोजेक्ट ए से, क्योंकि ए की रिकवरी 5 ईयर में है और बी की रिकवरी 2 ईयर में है। तो ये जो रिकवरी टाइम पीरियड होता है इसे हम बोलते हैं पे बैक पीरियड। तो यानी हमारा जो बेस रहा इसके अंदर डिसीजन लेने का वो क्या था कि प्रोजेक्ट ए या बी में से कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि हमारा रिकवरी टाइम पीरियड यानी पे बैक पीरियड किसका ज्यादा बेहतर है, और जिसका पेबैक पीरियड कम होगा वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बेहतर होगा। तो जब भी मैं आपको किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हमारा कैपिटल को बजट करने को बोलूंगा कि प्रोजेक्ट ए या बी, तो इस चैप्टर के अंदर हमने यही चीज सीखनी है कि प्रोजेक्ट ए या बी में से डिसाइड करेंगे हम अपनी कैपिटल को बजट करेंगे अलग अलग बेसिस के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको इसमें एग्जांपल दिया कि पे बैक पीरियड के ऊपर आपने डिसाइड किया, ऐसी मैंने आपको बहुत सारी टेक्निक्स बतानी है जिसके अंदर ये कई सारी टेक्निक्स है जिसके अंदर कैपिटल को हम बजट करेंगे, यानी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आपको बतानी है कि जिस पे बेसिस हमें ये डिसाइड करना है कि 2 प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे और ये डिसीजन लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट ए या प्रोजेक्ट बी में से कौन सा बेहतर है। तो अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि वो कैपिटल बजटिंग टेक्निक कौन कौन सी होती है, उन सबके आपको नाम बताऊंगा। तो अब हमें देखनी है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो आप कैसे देखेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स? देखिए, कैपिटल बजटिंग टेक्निक में हमारे पास जो पहला मेथड है, देखिए कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास 2 तरीके की टेक्निक होती है। एक नॉन डीसीएफ टेक्निक, नॉन डीसीएफ टेक्निक, और एक है हमारे पास डीसीएफ टेक्निक्स, डीसीएफ टेक्निक। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर ये डीसीएफ और नॉन डीसीएफ से क्या मतलब है? तो मैं आपको डीसीएफ का फुल फॉर्म बताऊं तो वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। और नॉन डीसीएफ का मतलब है नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक से क्या मतलब है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक का मीनिंग क्या होता है? तो इसका मैं दूसरा नाम आपको बताऊंगा
टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जहां पर कंसीडर करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जिस जगह हम कंसीडर करेंगे वो कहलाती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। तो टेक्निक्स के नाम आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। तो आइए देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में। तो देखिए क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझाने के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझाने के लिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान के चलिए, फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास, मान के चलिए मैंने आपको 500 रुपीज देने हैं, मैंने आपको 500 रुपीज देने हैं। मैंने आपको 500 रुपीज देने हैं। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप मेरे से अभी 500 रुपीज ले लें प्रेजेंटली, और यहां मेरे से आप 500 रुपीज आफ्टर 1 ईयर ले लें। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि या तो आप मुझसे 500 रुपीज अभी ले लें या आफ्टर 1 ईयर में से आप 500 रुपीज लें, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होगा कि सर हम तो 500 रुपीज आपसे अभी लेंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अब आप 500 रुपीज अभी प्रेजेंटली क्यों लेना चाहते हैं? तो आपका ऑब्वियस सी बात है आंसर ये होगा कि आपके मन में एक ही सवाल है कि ये 500 रुपीज को आप, यूजुअली हर इंसान के दिमाग में एक ही बात होती है कि इस 500 रुपीज को हम बैंक में जाके जमा कर दें, और उस बैंक में अगर जाके जमा कर देते हैं इस 500 रुपीज को, तो इस 500 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम कमाई जा सकती है। और अगर हम ऑन एन एवरेज मान के चले कि बैंक अगर 10% की रेट से अगर फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो आफ्टर 1 ईयर आप इसके ऊपर 50 रुपीज का इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और अगर आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो आपको मेरे से 1 साल बाद 500 रुपीज ही मिलेंगे। यानी आपका जवाब यही रहेगा कि सर देखिए अभी आप मुझे देते हैं तो 500 रुपीज दे रहे हैं, तो मैं अभी आपसे रेडी हूं क्योंकि मैं इस 500 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट की इनकम कमा सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझे 1 साल बाद 500 देंगे तो मैं 500 के अंदर एग्री नहीं करूंगा, मुझे वो 50 रुपीज का इंटरेस्ट भी साथ में चाहिए होगा जो मैं बैंक से कमा सकता हूं। यानी वही सेटिस्फेक्शन जो मैं आज आपसे, यानी मैं आज उसी सेटिस्फेक्शन के लिए जो 500 लेने के तैयार हूं, लेकिन 1 साल बाद सेम सेटिस्फेक्शन के लिए मैं 550 रुपीज लूंगा। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि हर साल कहीं ना कहीं जो हमारे रुपए की कीमत है वो बदलती है, और जो आज अगर मैं आपको आज 500 रुपीज देकर सेटिस्फाई कर सकता था, लेकिन आपने 1 साल बाद उस 500 के अगेंस्ट में मेरे से कितने पैसे मांगे? 550 रुपीज। तो इससे ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं टाइम की वजह से मनी की वैल्यू बदलती है, और उसे हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो हमें जब हम अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजंस करेंगे तो उस टेक्निक में कुछ देखिए, जो पहले ट्रेडिशनल टेक्निक थी वहां पर नॉन डीसीएफ टेक्निक थी, वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो वहां पर आपकी कुछ ऐसी टेक्निक्स आई जहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर किया गया। तो जहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं उसे हम बोलते हैं डीसीएफ टेक्निक्स, यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। और जहां पर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करेंगे उसे हम बोलेंगे नॉन डीसीएफ टेक्निक। तो चलिए देखते हैं डीसीएफ टेक्निक कौन सी है और नॉन डीसीएफ टेक्निक कौन सी हैं। देखिए नॉन डीसीएफ टेक्निक में बेसिकली 2 मेथड आते हैं। एक आता है पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड मेथड, और दूसरा आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसी तरीके से अगर हम डीसीएफ टेक्निक की बात करें तो डीसीएफ टेक्निक के अंदर आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू
मेथड, दूसरा मेथड हमारे पास आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, तीसरा मेथड हमारे पास होगा नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, एंड लास्ट एंड द फाइनल, ये जो हमारे पास टेक्निक या जो मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो ये सारे मेथड आपके कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के मेथड्स हैं, जिस पर बेस्ड होकर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास अगर 2 प्रोजेक्ट्स हैं या हमारे पास पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट भी है तो उस प्रोजेक्ट में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है तो आप ये देखेंगे कि हमें उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, और अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं तो हम ये डिसाइड करेंगे कि दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये सारी कैपिटल बजटिंग टेक्निक मुझे एक एक करके बतानी है, जिसके अंदर से मैंने आपको बताया था कि ये डीसीएफ जो नॉन डीसीएफ टेक्निक्स हैं ये इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल है, और डीसीएफ टेक्निक के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हुए किस तरीके से डिसाइड करना है ये सब मैंने आपको बातें बतानी है। लेकिन उससे भी पहले मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स होंगी इस चैप्टर की वो डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो पहली टर्म होगी, एक तो कैश आउटफ्लो किसे कहते हैं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वही हमारी कैश आउटफ्लो है, हालांकि इसको डिटेल डिस्कशन मैंने आपसे करनी है। दूसरा, कैश इनफ्लो किसे कहते हैं। कैश इनफ्लो, यूजुअली जब आपके क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो आपको दे रखा होगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर कैश इनफ्लो हमें नहीं देते, तो वो कैश इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करनी है, कैश इनफ्लो का क्या मीनिंग होता है, तो मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये चीज समझाऊंगा कि कैश इनफ्लो का मीनिंग क्या है, कैसे कैश इनफ्लो कैलकुलेट होता है, और क्वेश्चन के अंदर कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें किस तरीके से कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करके ये डिसाइड किया जाता है कि हमें प्रोजेक्ट दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, या पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो यानी कैपिटल बजटिंग के अंदर कैश फ्लो किस तरीके से कैलकुलेट होती है मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा।